हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी प्री कम मीन्स की। और फिलहाल आज हम लोगों का जो सेक्शन है, जो टॉपिक है, वो है फंडामेंटल राइट को लेकर के। अब हमारे पास में जितनी भी डिस्कशंस आएंगी वो थोड़ी सी टेक्निकल होगी, थोड़ा लॉ ओरिएंटेड रहेगा और हम लोग केसेस को भी इन्वॉल्व करेंगे। हालांकि प्रीएम्बल में भी हम लोगों ने कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन डिटेल में हम लोग और डिस्कशन करेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट और अब से जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वो सब पॉलिटी के बड़े और थोड़े इंटरप्रिटेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझने पर ज़्यादा फोकस करिएगा। कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और केसेस के माध्यम से जो भी पॉसिबल डिस्कशंस हो सकेंगे उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रोविज़न्स को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ में आप लोग प्रोविज़न को भी अपने साथ में देखते रहिएगा। अपने मोबाइल में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पीएम बख्शी की बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं और फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर सकते हैं, उसके प्रोविज़न को समझ सकते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बात किया जाए तो दीज आर फंडामेंटल। क्यों फंडामेंटल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्राइमरली इसे 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है। एक है हमारा जिसे बोलते हैं हम लोग राइट टू इक्वलिटी। यह हमारा आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 के बीच में। फिर हमारे पास होता है राइट टू फ्रीडम, ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 20 और 19 एंड 20, दिस इज आर्टिकल 19 एंड 20। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है, ये हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 के बीच में होती है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये हमारी आ जाती है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के फॉर्मेट में। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमारी हो जाती है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो ये हमारे पास में 19, 20, 21 भी ले लीजिए, अच्छा 22 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में राइट टू फ्रीडम हो जाती है। तो ये बेसिकली 4 आर्टिकल्स यहाँ पर हैं, 2 आर्टिकल यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल हैं, यहाँ पर 2 आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 30 और ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 to 18। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो फंडामेंटल राइट ये हमारा पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक के केसेस, 35 तक के प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया। वन बाय वन करके हम लोग इन सारे प्रोविजंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, अमेंडमेंट और रिलेटेड जो केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट के कुछ बेसिक्स को लेकर के। सो फंडामेंटल राइट एक सेट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। नॉर्मली अगर बात किया जाए तो हमारे और हम सभी लोगों के लिए राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारे वेलफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वेलफेयर होता है नॉर्मली उसे 3 तरीके से आप देख सकते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल वेलफेयर, जहां पर आप अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोशल वेलफेयर और तीसरी होती है जहां पर आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर होती है। इकोनॉमिक वेलफेयर जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो प्राइमरली पॉलिटिकल राइट्स को ही, पॉलिटिकल वेलफेयर को ही ज़्यादा प्रमोट करता है। इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक के भी कुछ एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, लेकिन प्राइमरली यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है वो है पॉलिटिकल राइट्स को ही लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल और इकोनॉमिक को एकदम से डिस्कार्ड किया गया है, बट हाँ इसको भी इंक्लूड किया गया है। वेलफेयर के आगे अगर बात किया जाए तो हमारे पास में जो राइट्स होते हैं, राइट कई तरीके के हो सकते हैं। एक राइट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, दूसरा होता है जिसे हम लोग नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोल देते हैं। क्या डिफरेंस है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले एक बार आप सभी चीज़ों को देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, फिर इसके अलावा होते हैं हमारे लीगल राइट्स होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं इसी तरीके से हमारे पास में स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, तो दीज आर स्टैट्यूटरी राइट्स हो गए। फिर हमारे पास में एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल राइट, ये हो गया हमारा नेचुरल राइट। तो हमारे राइट्स को कई तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, कई तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, लीगल, स्टैट्यूटरी या नेचुरल राइट्स। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर में इन सभी राइट्स में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको बताना है। चलिए ठीक है, डिफरेंसेस क्या क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेवलपमेंट ऑफ माइंड भी करना, आपको थोड़ी सोच विकसित करनी है, जिससे आप इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी मतलब समझें। फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बात किया जाए तो दे आर बेसिक ह्यूमन राइट दैट आर गारंटी टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। दिस इज इंपॉर्टेंट, सिटीजन ऑफ कंट्री। कुछ हद तक फॉरेन को भी दिया गया है, लेकिन मेनली यहां पर समझिएगा दीज आर फंडामेंटल एंड दीज आर गारंटी टू द सिटीजन ऑफ कंट्री टू इंश्योर देयर डिग्निटी, फ्रीडम एंड वेलबींग। और इन तीनों के बाद ही अल्टीमेटली वेलफेयर का केस हम लोग सोच सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है ये पार्ट 3 में दिया गया, आर्टिकल नंबर 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Fundamental rights are included in the Constitution because they were considered essential for the development of personality of every individual and to preserve human dignity. So ये कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये आगे जाकर के हमारे वेलफेयर में काम कर जाते हैं, वेलफेयर के लिए ही मेनली होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जो फंडामेंटल राइट है इसकी इंस्पिरेशन ली गई है बिल ऑफ राइट से। तो ये हमारी बिल ऑफ राइट्स से इसकी इंस्पिरेशन ली गई है। ये जो बिल ऑफ राइट्स है बेसिकली ये यूएसए में लेकर के आया गया था, पहली बार ये यूएसए से ही आया गया था। इसे हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो दिस इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और साथ में जो भी अथॉरिटेरियन रूल है, दिस इज अथॉरिटेरियन रूल अगर कहीं पर आता है या फिर मान लेते हैं डेस्पोटिक रूल अगर कहीं पर मिलता है, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि ऑटोक्रेसी का कहीं केस अगर देखने को मिलता है तो उससे हमें ये बचाता है। फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं स्टेट का जो इंट्रूजन है, स्टेट की जो पावर है उसको कम करता है, यानी फंडामेंटल राइट इज निगेटिव फॉर स्टेट। स्टेट के लिए ये एक निगेटिव नेचर का है क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेट को रोकता है, स्टेट को ये रिस्ट्रेन करता है, स्टेट को ये कंस्ट्रेन करता है और स्टेट के लिए एक लिमिटेशन प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी नियम कोई भी कानून बना तो सकते हैं लेकिन इससे एक इंडिविजुअल की राइट को कभी भी खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर वेलफेयर के लिए जरूरी चीज होती है। हालांकि ये जो राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, कहीं ना कहीं जो राइट्स वगैरह होंगे उनमें अपनी एक लिमिटेशन लगानी होती है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक बात किया हुआ था कि जब प्रियम्बल है वहां पर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस आर्टिकल नंबर 21 में हम लोग देखेंगे कि यहां पर लिबर्टी लिखी गई है, बट इन रियलिटी यहां पर भी इंश्योर करने की बातें की गई हैं, फ्रीडम को लेकर के, फ्रीडम को इंश्योर करने की बात कही गई है। तो देखेंगे आखिर में ये भी क्या डिफरेंस है, ये भी हमारा एक मेजर पॉइंट है, अभी डिस्कशन करने को बचा है। आपको बोला गया था, होमवर्क दिया गया था कि आप लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है ये खोजिए, तो अभी भी खोजते रहिएगा इसमें क्या डिफरेंस है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको पता चलता है तो। आगे अगर बात किया जाए कहीं ना कहीं जो होता है फंडामेंटल राइट दे आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहां पर अगर बात किया जाए फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स को लेकर के तो आर्टिकल नंबर 12 सबसे पहला आर्टिकल आता है। इसके प्रोविजन को जरा पहले देख लेते हैं। यहां पर प्रोविजन में यह बोला गया है कि अनलेस, यहां पर बोला गया है इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट, यानी कि यहां पर बताई गई है स्टेट की डेफिनेशन। क्या क्या स्टेट की डेफिनेशन में आता है? इट इंक्लूड्स गवर्नमेंटल एंड पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट and all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। जरा समझते हैं एक एक पॉइंट का इसमें मतलब क्या है। एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि जो स्टेट है इस स्टेट की डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है, और यहाँ से स्टेट का मतलब टेरिटरी नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर है पावर, या फिर बोल सकते हैं कि रूल, या फिर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट, या फिर गवर्नेंस एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में स्टेट की डेफिनेशन सबसे पहले डिफाइन की गई है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर तो रोक लगानी है। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को इसी स्टेट से ही तो बचाएगा। नॉर्मल भाषा में बात करें, एनीथिंग विच इज नॉन पब्लिक, एनीथिंग विच इज नॉन पब्लिक ये स्टेट के दायरे में नहीं आते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि पब्लिक चीजें स्टेट के दायरे में आ जाती हैं। हालांकि डेफिनेशन बड़ी वेग सी है, लेकिन जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज बोली जा रही है। बाकी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ बुक में डिफाइन करना होता है तो हम चीज़ों को बड़े ही प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पर अगर उसे इनकम्प्लीट लिखेंगे तो फिर वो अपने आप में सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हो जाता है और फिर उसका मिसयूज भी होना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब यहां पर देखिए स्टेट के बारे में क्या क्या बोली गई। स्टेट के बारे में बोला गया है दो पार्ट में इसको डिवाइड करके, एक हो गया आपका यूनियन और दूसरा बोला गया है स्टेट को लेकर। स्टेट मतलब यहां पर राज्य से लेकर के है, तो स्टेट में भी जो गवर्नमेंट है और स्टेट की जो पार्लियामेंट है, या फिर इसी तरीके से इस स्टेट में जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है और साथ में जो यहाँ का लेजिस्लेचर है, इन दोनों को ही ये बोला गया है कि दे विल बी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंटल और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सिमिलरली इसी तरीके से गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। इसके अलावा लोकल बॉडीज या फिर किसी भी तरीके की अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में जो भी अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटी का मतलब जैसे मान लेते हैं कि नालसा हो गया, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि NHRC हो गई, ये सब अथॉरिटीज है बेसिकली, या फिर इसी तरीके से CIC हो गया। तो कई सारे यहाँ पर अथॉरिटीज वगैरह बना करके रखी गई हैं। पुलिस हो गई, ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ये सब हमारी अथॉरिटीज़ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और दूसरा है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये हमारी बाहर भी हो सकती है। बाहर का मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि फॉरेन कंट्री में आप पहुंचे हैं, तो फॉरेन कंट्री में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर हर एक कंट्री की अपनी एक एम्बेसी होती है। एम्बेसी में अगर आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं सपोज आप जनपद के एरिया में हैं, यहाँ पर है दिल्ली में जनपद, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी एम्बेसीज देखने को मिलेगी, लिखा रहता है बाहर एम्बेसी ऑफ यूएसए या फिर एम्बेसी ऑफ फलाना, एम्बेसी ऑफ ढिमाका। तो अब होता क्या है कि एम्बेसी के अंदर में उस कंट्री के, जैसे मान लेते हैं कि यूएसए का ये है और ये मान लेते हैं कि जर्मनी का है, तो इस एम्बेसी के अंदर में जो भी जिस कंट्री की एम्बेसी है उसका नियम चलता है। कहने का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं सपोज हम लोग अफगानिस्तान में हैं, मान लेते हैं कि आप अफगानिस्तान में हैं और यहाँ पर इंडिया की एम्बेसी होगी। अब ये किस सॉइल पे है? ये तो अफगानिस्तान के सॉइल पे है, लेकिन यहाँ पर इस इंडिया की एम्बेसी के अंदर भी वही लॉ लग रहे होंगे जो इंडिया में लग रहे होंगे। यानी आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत दी गई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि दिस एम्बेसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी इस प्रांगण में, इस बाउंड्री वॉल में जो भी यहाँ पर नियम वगैरह काम कर रहे होंगे वो सारे नियमन कानून यहाँ पर इंडिया वाले ही फॉलो हो रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फॉरेन कंट्री में आप फंस जाइए तो दौड़ करके या फिर किसी भी तरीके से आप एम्बेसी के अंदर पहुंच जाइए। एम्बेसी के अंदर आप सेफ हैं, एम्बेसी के अंदर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, प्रोवाइडेड कोई टेररिस्ट अटैक ना हो रहा हो। अगर एक स्टेट रूल के बेसिस पर चल रहा है तो एम्बेसी के अंदर में आपका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो हमेशा जब भी फॉरेन कंट्री में अगर आप फंसिए तो हमेशा एम्बेसी को खोजिए और एम्बेसी में घुस जाइए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हमारे आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत में स्टेट की क्या डेफिनेशंस दी गई है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है। कहानी यहाँ पर खत्म इसलिए नहीं होती है, 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस, क्या यूनाइटेड नेशंस चूंकि यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी बातों को हम लोग भी मानते हैं, क्या हम लोग यूनाइटेड नेशंस को स्टेट बोल सकते हैं? कैन वी टर्म दिस, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं? आंसर इज नो। हम लोग यूनाइटेड नेशंस को कभी भी स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और इनफैक्ट इस पर एक केस भी हुआ था और इस केस में अल्टीमेटली यूएन के खिलाफ में ही चार्जशीट बनाई गई थी और ये कहा गया था कि क्या यूएन को स्टेट माना जा सकता है? क्या हम यूएन के खिलाफ में एक इंडिविजुअल, एक इंडियन इंडिविजुअल अगर यूएन से बेनिफिट नहीं प्राप्त किया है तो क्या उसको स्यू कर सकता है? क्या उसको उसके खिलाफ में केस कर सकता है? आंसर निकल करके आया था नो, क्योंकि इस आर्टिकल नंबर 12 के इंटरप्रिटेशन पर कहीं पर भी हमें ये नहीं पता चलता है कि जो यूएन है वो इसकी स्टेट के तरीके से हम इसे रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूएन को स्टेट क्यों नहीं रेफर किया जा सकता है? कारण इसका ये है क्योंकि यूएन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो नहीं किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस में अगर बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की अगर यहाँ से कोई एक्ट निकल करके भी आता है, या फिर मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई एक्शन निकल करके आ पा रहा है, या कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रोविज़न ऐसा है जिसमें इंडिया ने साइन कर दिया है, तो इंडिया के साइन करने मात्र से ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर यूएन की जो आर्टिकल है या जो भी प्रोविज़न है या जो भी कन्वेंशन है वो इंडिया फॉलो कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या प्रोसीजर होता है? किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बोलिए या किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन बोलिए या फिर प्रोटोकॉल बोलिए, क्योंकि तमाम होते रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो क्लाइमेट चेंज की है UNFCCC इसको बोलते हैं, या फिर इसी तरीके से CBD होता है, या फिर इसी तरीके से CCD होती है डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, मिनीमाटा, स्टॉकहोम, बहुत इस तरीके के आपने कन्वेंशन सुने होंगे। आखिर में इन कन्वेंशंस को फॉलो कैसे किया जाता है? चूंकि यूएन इज नॉट ए स्टेट, तो स्टेट अगर नहीं है तो इसको पहले स्टेट के थ्रू गुजारना पड़ेगा, तब जाकर के ये इंडिया में लागू होगा। ऐसा होगा ना, इंडिया पे तभी लागू होगा ना जब इसको स्टेट के थ्रू गुजार दिया जाए, क्योंकि पावर तो हमेशा स्टेट के पास ही होती है। और अगर यूएन स्टेट नहीं है देन वी शुड गेट थ्रू विद द स्टेट, स्टेट के साथ गेट थ्रू होना पड़ता है। इसका तरीका जरा देखिएगा कि कैसे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन इंडिया में लागू होता है। सबसे पहले इंडिया के जो भी नुमाइंदे होंगे, मान लेते हैं कि जो भी हेड है, नॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रेसिडेंट या तो खुद जाते हैं या फिर प्रेसिडेंट के नाम पर यहाँ पर यूएन में साइन कर दिया जाएगा, जहाँ पर भी मीटिंग हो रही है, जहाँ पर भी जो भी हो रही है। लेकिन ये तो केवल और केवल हेड ऑफ द स्टेट ने यहाँ पर साइन कर दिया है, दिस इज हेड ऑफ द स्टेट ने यहाँ पर साइन कर दिया है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अथॉरिटेरियन रूल में रह रहे हैं, अथॉरिटेरियन रूल में तो रह नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के साइन करने मात्र से पार्लियामेंट पर प्रभाव या फिर इंडियन जो पीपल हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। साइन करने के बाद में इसे अब पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, और यहाँ पर पार्लियामेंट से पास कराने का मतलब ये होता है,
पार्लियामेंट के थ्रू न जा करके यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट अगर साइन कर दे, कैबिनेट अगर साइन कर देता है तो फिर ये स्टेट के थ्रू गुजर जाता है। अब ये इंडिया पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यानी हुआ क्या है, यहां पर जो इंटरनेशनल समिट हो रही थी, अगर कोई कन्वेंशन वहां पर लागू की जाती है तो प्रेसिडेंट वहां पर उस चीज को साइन कर देंगे। प्रेसिडेंट कह देंगे हाँ ठीक है, हम भी इसमें पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पार्टिसिपेशन और इंडिया पर लागू तभी होगा जब कैबिनेट इस पर साइन कर देगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैटिफिकेशन करना या फिर किसी भी चीज को रैटिफाई कर देना। तो वंस इट विल बी साइंड देन इट नीड्स रैटिफिकेशन फ्रॉम द कैबिनेट, देन अल्टीमेटली इंडिया से ये फॉलो कर लिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि आखिर में क्या प्रोसीजर होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यूएन है, दिस इज नॉट अ स्टेट, ये स्टेट के दायरे में नहीं आता, ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, पीएसयूज है, जैसे मान लेते हैं कोल इंडिया ही हो गई, कोल इंडिया हो गया, या फिर मान लेते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, या फिर मान लेते हैं कि ओएनजीसी हो गया, या फिर मान लेते हैं कि एनटीपीसी हो गया। जितने भी तरीके के पीएसयूज वगैरह हैं ये सब इंडियन स्टेट मतलब कि स्टेट के अंतर्गत में ही आ जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ये सब भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों से एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, और इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं यहाँ पर 3 बॉडीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, NCERT, ठीक है, दिस इज NCERT, फिर इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स, दीज आर ट्रिब्यूनल्स, और जुडिशरी कहने का मतलब यहाँ पर लोकल कोर्ट, फिर इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट होती है, उसके ऊपर में हाई कोर्ट, उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों को क्या हम, इसमें से कौन है जिसे हम स्टेट के दायरे में रख सकते हैं और कौन है जिसे स्टेट के दायरे में नहीं रखा जाएगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कहानी समझ गए होंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर कर देंगे। जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 12 यहां पर समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली वापस से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने बात किया था स्टेट की डेफिनेशन को लेकर के। स्टेट की डेफिनेशन में यूनियन गवर्नमेंट और साथ में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट के जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही होगी या टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रही होगी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम कर रही होगी, वो सब स्टेट के अंतर्गत ही आ जाती है। अगला हमारे पास में आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 13। ये जो आर्टिकल है, एक्चुअल में इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया जाता है इन अ फॉर्मेट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। दिस इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मैं इसको पढ़ तो दे रहा हूं, लेकिन इसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम लोग आगे आर्टिकल नंबर 32 और उसके आगे की सारी कहानी के बारे में बात करेंगे। ये जो जुडिशियल रिव्यू का केस होता है, ये जुडिशियरी के टॉपिक में आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। फिर ये एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस आर्टिकल को, इसके प्रोविजंस को जरा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि थोड़ा मोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, और बाकी जब डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगी। आर्टिकल नंबर 13 के जो प्रोविजन है उसमें कहा जाता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा लॉ स्टेट ने बना दिया, जैसे मान लेते हैं कि कल को अगर गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में नहीं आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के अंदर में नहीं आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट टू मूवमेंट है, घूमने की जो आज़ादी है विद इन मूवमेंट विद इन द कंट्री, ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 में आता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आर्टिकल 19 के अंदर में हमें मूवमेंट करने की, घूमने की जो आज़ादी दी जाती है, उससे सरकार ने आपको वंचित कर दिया, आपको रोक दिया। तो आपने क्या किया, एक ऐसा लॉ बनाया गया विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी चीजें लिखी गई हैं उसके खिलाफ या उसके अपोजिट में रह करके इसने लॉ बनाया गया है, तो उसमें आर्टिकल नंबर 13 लागू होगा। और ये जो आर्टिकल होगा, ये जो एक्ट होगा, ये जो लॉ होगा, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। नल एंड वॉइड ये पॉलिटी की टर्म है, एक जुडिशियल टर्म है। इसके अगर प्रोविजंस को देखते हैं कि अंदर में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि अंदर में चीजें जो लिखी गई हैं वो एक तरीके का एक्सप्लेनेशन होता है। सो ऑल लॉ, इसमें किसी तरीके का कोई छूट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे ही लॉ in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले भी अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, हम लोगों ने बात किया है आर्टिकल नंबर 324 में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, यानी सभी लोग जो भी 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है। लेकिन इससे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने से पहले, यहां पर सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। सभी लोग वोट नहीं करते थे। जो भी इलाइट क्लास के थे, बड़े लोग थे, केवल और केवल वही लोग ही वोट करते थे। तो अगर मान लेते हैं यही चीज हम लोगों ने लागू कर दी होती, तो कहीं ना कहीं दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी के खिलाफ है, क्योंकि सब लोग यहां पर बराबरी का दर्जा दिया नहीं गया। तो इस वजह से ही अगर मान लेते हैं कि ये अधिकार जो पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू करने से पहले जो चल रही थी, वो ऑटोमेटिकली, या फिर कह सकते हैं कि वो सब इनकंसिस्टेंट जो भी हैं वो वॉइड करार दे दिए जाएंगे। लेकिन ये सारा केस चल रहा है बिफोर 26 जनवरी 1950, 1960 से पहले, सॉरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले का ये सारा केस होगा। अब आगे देखा जाएगा। आगे ये बोला जा रहा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridge the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। जरा समझिएगा फिर से, यहां पर लॉ की थोड़ी सी यहां पर कहानी लिखी गई है। कहा यह जा रहा है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, शैल नॉट मेक एनी लॉ, जैसे ये लॉ हम लोगों ने यूपी में प्रवेश करने का लगाया, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि आपके जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको या तो छीन रहा हो या फिर उसको एब्रिज कर रहा हो, यानी कि वो एक तरीके से लेने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई भी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, यानी कि इस क्लॉज के अगर इतर रहते हुए, इस क्लॉज के अगर मान लेते हैं कि खिलाफ में जाते हुए कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। यानी यहां पर सबसे पहले उस लॉ के नेचर को देखा जाएगा और फिर अल्टीमेटली अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। प्रोविजन 3 में बोला जाता है यहां पर कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, यहां पर आपको कंटेक्स्ट की जरूरत हो जाती है कई बार। जैसे मान लेते हैं कोविड है, कोविड के दौरान में आप लोगों को मूवमेंट करने से रोक दिया गया था, लेकिन उसके पीछे का कंटेक्स्ट था, उसके पीछे का रीजन था कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके ही हेल्थ को खतरा है, और साथ में अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी खतरा है। तो वेलफेयर का मतलब यह नहीं होता है कि आपका इंडिविजुअल वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है सभी लोगों का वेलफेयर, और इस वजह से आपके ऊपर में रोक लगाई जा सकती थी। इसीलिए कहा गया है कि आर्टिकल में कंटेक्स्ट का कई बार रिक्वायरमेंट हो जाता है, हमें समझना पड़ता है कि उस लॉ बनाने के पीछे का आखिर में कंटेक्स्ट क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो यहां पर अगर कोई लॉ, अगर किसी तरीके का ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम या फिर यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द फोर्स ऑफ लॉ लाने के पीछे ऐसा नहीं होता है केवल और केवल जो होता है स्टैट्यूटरी यानी पार्लियामेंट से ही लॉ आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी आ जाता है। एग्जीक्यूटिव की तरफ से जैसे ऑर्डिनेंस के फॉर्मेट में या फिर ऑर्डर के फॉर्मेट में, बाय लॉ के फॉर्मेट में, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम या फिर किसी तरीके का यूसेज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही है, बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके होते हैं, निकालने के तरीके होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है, किसी भी तरीके से अगर आपने कोई भी लॉ निकाला है या फिर लोगों के ऊपर में बाध्यता की जा रही है तो कंटेक्स्ट को जानने के बाद में उस पर रोक लगाई जा सकती है, और अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहे होंगे तो उन पर रोक लगा दी जाएगी। लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉ पास्ड बाय और मेड बाय ए लेजिस्लेचर और एनी कंपिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जरूरी नहीं होता है कि केवल और केवल लेजिस्लेचर ही बनाए, कई बार कंपिटेंट अथॉरिटी जैसे एग्जीक्यूटिव भी कई बार यहां पर अपना नया नियम बना देती है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होता है। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन बी इन ऑपरेशन ईदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता था, उसमें गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह हुआ करते थे, वो लोग भी अपना नया नया तरीके का नियम, कायदा, कानून बनाते रहते थे।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो चीज़ों के बारे में बता दिया गया कि यू कैन नॉट डू दिस या यू कैन नॉट मेक एनी लॉ विच विल अब्रिज द फंडामेंटल राइट या फिर विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, दे विल बी क्लेम्ड एज अ नल एंड वॉइड। लेकिन अगर मान लेते हैं कि संविधान के लागू होने से पहले अगर कोई चीज़ ऐसी रही होगी तो वो क्या होगा, उसके बारे में भी बता दिया गया है कि ये लोग भी कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, इट विल बी रिपील्ड, या फिर ऐसा लॉ अगर पाया जाता है तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। Nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under article number 368। इसका मतलब क्या है, जरा ये बात समझ लेते हैं, हालांकि और डिटेल में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। आर्टिकल 368 में बताया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, अलग अलग केसेस आए थे जिसमें इस बात पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ था। बाद में एक केस आया था केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती का केस, इस केस में हम लोगों को पता चला कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को ही फिर डिफाइन किया गया था। मतलब पूरी तरीके से प्रोविजन नहीं डिफाइन किया गया है, बट बेसिक फिलॉसफी डिस्कस कर दी गई थी और ये बता दिया गया था विच आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा वहां पर आर्टिकल नंबर 368 काम नहीं करेगा और वहां पर कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब आप अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और उसमें से एक आर्टिकल हमारा ये आर्टिकल नंबर 13 भी आता है, और इसमें सब क्लॉज 4 में ये चीज़ बोली भी गई है कि इस आर्टिकल में कुछ भी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उस पर किसी भी तरीके की अमेंडमेंट काम नहीं करती है। यानी आर्टिकल नंबर 13 के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस आर्टिकल नंबर 13 इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आगे बात करेंगे क्या चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये आर्टिकल नंबर 13 जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है, इसे हम आर्टिकल नंबर 368 के प्रोविजन के थ्रू हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉन्क्रीट आर्टिकल के तौर पर निकल करके आता है। हमारे पास आगे आता है आर्टिकल नंबर 14 को लेकर के आर्टिकल नंबर 18 के बीच में, ये हमारी हो जाती है राइट टू इक्वलिटी को लेकर के। राइट टू इक्वलिटी के जितनी भी बातें हैं इसको हम लोग एक बार क्विकली जरा देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, और इसकी डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में आती है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ होता है तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। 16 में बोली जाती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में बोला जाता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में बोला जाता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल को लेकर के। इसके डिटेल डिस्कशन और इसके रिलेटेड जो भी केसेस हैं ये सब हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास में इतने ही है, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा तो फिर आप लोगों को समझने में भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस ही की जा रही हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, या जो डाउट रहेगा उस डाउट को भी पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।